हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। सब बढ़िया जी। पढ़ाई कैसे चल रहा है आप लोग का? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। कार्बन के आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आप लोग को साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का, तो मैंने पहले भी बताया है कि आप कहाँ मिलेगा। आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। वहाँ जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल में ज्वाइन होइए। वहाँ पर मैसेज कीजिए, सर मुझे इस चैप्टर का नोट चाहिए, आप मुझे प्रोवाइड कर दो। तो आपको तुरंत आपको उस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने जितना कार्बन का जो मेन मेन जो टॉपिक था, मेन मेन जो टॉपिक था, अब तक हमने सारा कवर कर दिया, सारा का सारा कवर कर दिया। अब जो बचा है, अब केवल उसका हम थ्योरी पार्ट जो होता है ना, थ्योरी पार्ट होता है थोड़ा सा, उसको हम कवर करेंगे। 2-3 लेक्चर लगेंगे, उसमें हम कवर कर देंगे सारा का सारा। लेकिन अब तक हमने जितना लेक्चर पढ़ा, ये 7-8 लेक्चर हमने जो पढ़ा, वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और जो नामकरण था पर्यात्मक समूह का, एल्केन एल्कीन और जो पर्यात्मक समूह था वो सब, वह सब और समावयवता जो था, यह सब पर अगर आप मास्टर कर लिए, अच्छे से पढ़ाई कर लिए, तो यह जो है आपको 11th-12th में भी हेल्प करेगा। क्योंकि 11th-12th में जो पर्यात्मक समूह इसका अच्छा रहता है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं गया था 11th-12th में, तो मैं बाकी बच्चों से थोड़ा सा आगे था। इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर थे, उसमें मैं बाकी के स्टूडेंट से मैं आगे था। क्यों? क्योंकि मैंने कार्बन चैप्टर को अच्छे से कर रखा था। और कार्बन चैप्टर में मेन जो टॉपिक है कौन कौन, क्रियात्मक समूह, एल्केन एल्कीन, ये सब जो है ना, संतृप्त असंतृप्त समावयवता, नामकरण आपको आना चाहिए। अगर सारे जो यौगिक है उसके नामकरण आपको अच्छे से करने आ रहे हैं, तो आपको 11th-12th में आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे जाकर अगर आप जेई नीट या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप दोगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आशा करता हूँ आप पहले के लेक्चर सब पढ़े होंगे, क्योंकि पहले के लेक्चर पढ़िएगा तो आगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे के लेक्चर्स को। ठीक है। इस लेक्चर में तो आपका थ्योरी पार्ट है, जो पहले के लेक्चर से कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। अगर आप पहले के लेक्चर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले के लेक्चर पढ़ लीजिए तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। हम क्या निकालेंगे? कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला गुणधर्म क्या होता है? पहला गुणधर्म होता है दहन। कार्बन यौगिक जब दहन करता है तो क्या होता है? कार्बन यौगिकों को हम दहन करते हैं तो क्या होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर वाष्प एवं प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, क्या होता है? कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या देता है? वाष्प, ऊष्मा एवं प्रकाश देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यह हमारा पहला गुण है। कार्बन यौगिकों का पहला गुण क्या है? दहन। एग्जाम में पूछता है 5 नंबर वाले में कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है, अच्छे से विश्लेषण करके लिखिए। तो पहला क्या होगा? दहन। दहन में क्या होता है? कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है।
ऊष्मा भी देता है, प्रकाश भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। ठीक है, तो दहन की क्रिया में कौन सा गैस बनता है? दहन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और दहन क्रिया करने के लिए कौन सा गैस चाहिए? तो वह चाहिए ऑक्सीजन गैस। बिना ऑक्सीजन गैस के हम दहन की क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के हम दहन की क्रिया नहीं कर सकते। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तभी हम क्या बनता है? दहन की क्रिया होगा, नहीं तो दहन की क्रिया होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तभी दहन होता है। आपने देखा होगा जब घरों में आग लगते हैं तो वो आग कैसे होता है? उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग लगेगा नहीं। जब हम आग को बुझाते हैं उसका क्या करते हैं? उसमें हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को हम खत्म करते हैं। ऑक्सीजन की पूर्ति जो होता है उसको हम खत्म करते हैं, तभी आग जो है हमारा बुझ जाता है। तो आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कम करते हैं, ऑक्सीजन को हम रोकते हैं। नहीं तो अगर ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा आग लगेगा। ठीक है, और उसके फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। आग लगने पर ऊष्मा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? हमें जलन महसूस होता है ना? और आग लगता है तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो वही कह रहा है कि कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, क्या देता है? ऊष्मा देता है एवं प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए। कार्बन यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इसको इसको भूल जाइए, ये जो डॉलर है इसको हटा दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। या CO2 आप याद रखिए, CO2 देता है, CO2 गैस एवं जल का निर्माण करता है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होती है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे है? देखिए तो समझाता हूँ आपको। देखिए, इसमें क्या हो रहा है? कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन में मेरा ऑक्सीजन क्या हो रहा है? मिल रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सी ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है क्योंकि कार्बन में मेरा ऑक्सीजन क्या हो रहा है? मिल रहा है। कार्बन में मेरा ये जो ऑक्सीजन है मिल रहा है, तो अभी ना मेरा कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है। तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है हमारा? पहले चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया, उसमें मैंने बताया था उपचयन अपचयन के बारे में। तो पहला पहला जो चैप्टर है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन में जब ऑक्सीजन का मिलन हो रहा है तो क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो दहन एक कौन सी अभिक्रिया है? दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्लियर है? दहन एक कौन सी अभिक्रिया है? दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, जब मीथेन जब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है। ठीक है, जब मीथेन का दहन होता है, मीथेन मतलब मीथेन क्या है? मीथेन भी एक कार्बनिक यौगिक है। मीथेन एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक का जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, क्या बनता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है और ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है, क्योंकि दहन की क्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है ना। इसमें देखिए यह हमारा हो गया क्या क्या एथेन, ये है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के केस में क्या होता है बताइए? 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना? 10 है, मतलब दोगुना से दो ज्यादा है, या दोगुना से दो ज्यादा है। 4 दूनी 8, 8 2 10। तो हाइड्रोजन जो है कार्बन के दोगुना से दो ज्यादा है, तो ये किस में होता है? यह होता है एल्केन समूह में। कौन समूह में? एल्केन समूह में। तो आपने अगर पढ़ा होगा पीछे के लेक्चर तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन क्यों कहेंगे इसको? इसको हम ब्यूटेन क्यों कहेंगे? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 4 कार्बन की संख्या है और यह किस समूह का सदस्य है? एल्केन का। तो ब्यूट में अगर एल्केन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ब्यूट में जब एल्केन लगा दिए तो ब्यूट क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा ना। ब्यूट में एल्केन लगा दिए तो ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है। ठीक है,
इसको देखिए, यह क्या है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, तो यह किस समूह को दिखा रहा है, किस समूह को दिखा रहा है बताइए? दोगुना से 2 कम है, कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन को दुगुना करो कितना होगा, 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 2, हाइड्रोजन को दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 4, 4 में से फिर 2 माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 2, तो हाइड्रोजन कितना दिया, 2, तो यह किसका समूह हुआ, यह समूह हुआ इसका, एल्काइन का। एल्काइन का ना सूत्र होता है, क्या होता है, CnH2n, दोगुना कर देंगे, दोगुना में से हम -2 कर देंगे, यह है एल्काइन का। तो अगर कार्बन मेरा 2 है, कार्बन मेरा 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन दोगुना करो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2, तो C2H2, C2H2 मेरा बन रहा है। तो ये C2H2 क्या हुआ हमारा, किस समूह का सदस्य है, एल्काइन का, इसका, एल्काइन का। और कार्बन की संख्या कितना है, 2, 2 का मतलब एथ, एथ में हम एल्काइन ऐड करेंगे, एथ में अगर हम एल्काइन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एथ और एल्काइन, एथ और आइन, आइन ऐड करते हैं ना, एल्काइन का लास्ट में क्या होता है, एल्काइन का लास्ट में आइन होता है, तो आइन को हम ऐड कर देते हैं, तो एथ और आइन क्या होगा, एथाइन, तो यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा एथाइन। अगर आप पीछे के लेक्चर पढ़े हो तो आपको यहाँ समझ में अच्छे से आ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पीछे के लेक्चर पढ़ के आइए, आपको सारा का सारा जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं सब पे हमें सब में सबको मैं बारी बारी से थोड़ी समझाते रहूंगा, ऐसे तो लेक्चर बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं तो सोचूंगा कि आप पढ़ के आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं इसी पर टाइम लेते रह जाऊंगा बहुत देर तक, बाकी लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं टाइम कम देना चाहता हूँ, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे होगे, मैं सोच रहा हूँ कि आप पढ़ के आते होगे, ठीक है। तो ये हो गया एल्काइन, मतलब एथाइन हो गया, क्योंकि एल्काइन समूह का सदस्य है, एल्काइन समूह का सदस्य है और 2 कार्बन है, मतलब एथ है, एथ में आइन जोड़ दिया तो क्या हो गया, एथाइन। एथाइन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, और उष्मा एवं प्रकाश निकलता है, क्योंकि दहन हो रहा है, दहन हो रहा है, कार्बनिक यौगिक जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो दहन होता है, दहन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश एवं उष्मा, ठीक है। अब इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए, क्योंकि मैं इसका नाम बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसका मैंने पहले बताया है, इसमें 2 कार्बन है और OH समूह है, OH समूह है, 2 कार्बन है और OH समूह है। एक मिनट, हेलो, हाँ, रूम में रहा रहा, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब करने हो गया, कॉल आ गया था बीच में, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर अनुसूत्र दिया है तो आपको IUPAC नाम लिखने आना चाहिए, ठीक है, अनुसूत्र दिया हुआ है तो IUPAC नाम आपको लिखने आना चाहिए। तो बताइए, इसमें 2 कार्बन है और एक हाइड्रोक्सिल समूह है, OH समूह है, तो इसका नाम आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप जितना लिखिएगा, अगर करेक्ट रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इनकरेक्ट रहेगा तो फिर भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने कोशिश किया। इनकरेक्ट, गलत होने से आप मत डरिए, गलत हो या सही हो आप अपना जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। गलत भी रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कम से कम सीख तो रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, ना कॉपी पेन पर लिख रहे हो, बना रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरा मकसद है आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छा अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। तो इसका नाम मैं आप पे छोड़ता हूँ। यह जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, ठीक है, और उष्मा एवं प्रकाश निकलता है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए इन सभी केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और एथाइन, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन ऑक्सी एसिटाइलिन होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग धातुओं को गलाने, काटने एवं जोड़ने
जोड़ने मतलब वेल्डिंग करने में ही होता है। जब ऑक्सीजन तथा एथाइन जब रिएक्शन करता है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला दूसरा एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इस तीसरा, सॉरी तीसरा C2H2 मतलब एथाइन। एथाइन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो इन दोनों क्या बनता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन। यह बहुत ज्यादा ज्वाला उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा ज्वाला उत्पन्न करता है, मतलब आग बहुत उत्पन्न करता है। तो इसका उपयोग हम करते हैं धातु को गलाने में। याद रखना, इसका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब एथाइन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ऑक्सी एसिटाइलिन बनाता है। ठीक है, तो उसका यूज हम करते हैं धातुओं को गलाने में, क्योंकि आग बहुत ज्यादा निकल रहा है। आग निकल रहा है तो क्या करेगा, वो धातु को गला देगा, या काटने में, या जोड़ने में, वेल्डिंग करने में। जो भी वेल्डिंग आप देखते हो लोहार के घर में, वो कैसे करता है, वैसे उसी तरीके से करता है। इसका इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। एथाइन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है। इसका ताप लगभग कितना होता है, ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो कितना कितना ज्यादा ताप है। तो इतना ताप रहता है तो वह गला सकता है धातुओं को, या वेल्डिंग करने में यूज करते हैं। ठीक है, यदि एथाइन को वायु के साथ मिश्रित कर दहन की क्रिया की जाए तो क्या बनता है, एथाइन के दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वायु में अन्य गैसें भी उपस्थित है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करेगी। अतः एथाइन के दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं करते हैं। एथाइन के दहन के लिए हम वायु का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, एथाइन को वायु के साथ जब हम मिश्रित कर दहन की क्रिया करते हैं तो एथाइन के दहन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वायु में अन्य गैसें भी उपस्थित होती है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करते हैं, बाधा करते हैं, बाधित करते हैं। इसलिए एथाइन के दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, देखिए आगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वायु की पर्याप्त मात्रा में पूर्ण दहन होता है और असंतृप्त का पूर्ण दहन नहीं होता है। असंतृप्त का वायु में पूर्ण दहन नहीं होता है। आपने देखा होगा, कोयला हो गया, कोयला क्या होता है, कोयला का पूर्ण दहन होता है नहीं, क्योंकि उसमें लौ नहीं निकलता है। उसमें उष्मा निकलता है लेकिन आग मतलब वो प्रकाश जैसा नहीं निकलता है। वो लौ होता है, लौ जैसे कैसे चिंगारी होता है, चिंगारी नहीं निकलता है ना। जैसे हम पोरा ये सब को जलाते हैं, पोरा हो गया, या कोई और चीज, कागज को जलाते हैं, कागज को, तो आग टाइप में निकलता है, ऊपर ऊपर मतलब चिंगारी निकलता है। तो वह उसमें क्या हो रहा है, उसमें पूर्ण दहन होता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें पूर्ण दहन नहीं होता, मतलब हम उसमें क्या हो रहा है, उसमें लौह नहीं निकलता है, आग नहीं निकलता है, केवल उष्मा निकलता है। ठीक है, केवल उष्मा निकलता है, तो उसको पूर्ण दहन नहीं कहते हैं। ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 92.3% का होता है, काफी अधिक होता है, जो वायु की अपर्याप्त ऑक्सीजन में पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है। और कुछ कार्बन बिना जले हुए बच जाते हैं, तो ज्वाला को कजली बना देते हैं। ज्वाला को क्या कैसे बनाते हैं, कजली बनाते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है इसका गुण, रासायनिक गुण क्या है, दूसरा है ऑक्सीकरण। पहला हमने देखा दहन, दहन के बारे में हमने देख लिया क्या क्या, यह सब हमने अभिक्रिया देखा, यह सभी के बारे में हमने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण के बारे में हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने इसको पढ़ा था। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब हाइड्रोजन उससे निकल जाएगा और ऑक्सीजन उससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, मतलब डूब जाएगा। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इथेनॉल को जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 विलयन या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2CrO7, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कहते हैं, K2Cr2O7 विलयन के साथ गर्म करने पर इथेनॉल ऑक्सीकृत होकर इथेनोइक अम्ल बन जाता है। देखिए अभी हमने बताया था CH3 CH2OH को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर मैंने नाम नहीं बताया था, यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर दिया गया है। CH3 CH2OH, यह क्या है, मैं अभी भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं छुपा रहा हूँ इसको।
नहीं तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, तो आप, लेकिन आप कोशिश कीजिए खुद से करने का, ठीक है? तो ये हमारा एथेनॉल है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। तो अब आपको तो पता चल ही गया, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। खुद से बनाइएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब एथेनॉल, जब क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O7 से जब की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? इसका नाम बताइए। बताइए, मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, आगे ऊपर दिया हुआ है इसका नाम। कुछ छुपा रहा हूँ मैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना? एथेनोइक अम्ल। क्यों? क्योंकि दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ हो गया और एक कार्बन यहाँ है। दो कार्बन है, दो कार्बन है तो एथेन हो गया, और इसमें WH ग्रुप है तो इसमें ओइक लगता है, ओइक। तो एथेन और ओइक क्या मिल गया? एथेनोइक, ठीक है? एथेन और ओइक मिलके क्या बन गया? एथेनोइक। देखिए, एथेनॉल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है, और एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। यह सब समझाने की चीज नहीं है, आपको सारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, और कितना कार्बन है। अतः इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसलिए एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मेरा दो दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का योग हो गया। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग हमें कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा 3 2 5, 5 और एक 6 है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितना है, 3 और एक 4 ही है। तो हाइड्रोजन का ह्रास हो गया और ऑक्सीजन का योग हो गया ना? ऑक्सीजन इधर एक था, इधर दो हो गया। इधर 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 कितना हाइड्रोजन है? 6। इधर कितना है? 4। तो हाइड्रोजन का ह्रास हो गया और ऑक्सीजन का योग हो गया, तो इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? अब देखिए संकलन अभिक्रिया। दो हमने देख लिया, पहला दहन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा क्या है? संकलन अभिक्रिया। कहने का मतलब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हम एडिशन करेंगे, योग करेंगे। संकलन अभिक्रिया में प्रतिकारकों का योग होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम कम क्रियाशील होते हैं, फलतः हाइड्रोजन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। हाइड्रोजन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया नहीं करता, क्यों? क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील बहुत कम करते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। क्लियर है आपको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है उससे अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर है ना? अब देखिए कार्बन यौगिक में यह अभिक्रिया प्रायः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ ही होता है। तो संकलन अभिक्रिया में दो केस होता है। पहला केस, यह संकलन अभिक्रिया जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वह कम अभिक्रियाशील होता है। और संकलन अभिक्रिया केवल किसके साथ होता है? किसके साथ? केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ। क्यों? क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? अब आगे देखिए, क्या हम आगे देखते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में द्विबंधन या त्रिबंधन प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। द्विबंधन और त्रिबंधन कहने का मतलब क्या? द्विबंधन का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन तुम दो, दो इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, तो उसमें द्विबंधन बनते हैं। और त्रिबंधन का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तुम दो और 3 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, मतलब 3 3 इलेक्ट्रॉन मिल के जब बंधन बनते हैं, जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं 3 3 इलेक्ट्रॉन मिलके, तो उसमें त्रिबंध बनता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसे द्विबंध बनते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया था कि केवल सिंगल बॉन्ड जिसमें बनता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और द्विबंध और त्रिबंध वाले को हम क्या कहते हैं? द्विबंध और त्रिबंध वाले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु का जो संयोजकता होता है वह पूर्ण नहीं होता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता होता है वो पूर्ण नहीं होता, ठीक है ना? देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धातु उत्प्रेरक
पैलेडियम अथवा प्लेटिनम अथवा निकेल की उपस्थिति में जल 473 से 573 केल्विन मतलब 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके उपस्थिति में? यह जो उत्प्रेरक है कौन कौन से, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकेल हो गया, यह तीनों आप याद रखिएगा। यह तीनों उत्प्रेरक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 3 उत्प्रेरक होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो धातु होते हैं वह पैलेडियम पैलेडियम प्लेटिनम और निकेल की उपस्थिति में क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, यह मेरा C2H4 है, इसका नाम क्या बताइए? इसका नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको खुद आना चाहिए। दो कार्बन है, दो कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या दुगुना है कार्बन से। दुगुना किस केस में होता है? दुगुना किस केस में होता है मुझे पता है, लेकिन आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यह हमारा जब C2H4 जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है इसके उपस्थिति में, निकेल के उपस्थिति में, तो यह क्या कौन सा अभिक्रिया? यह है संयोजन अभिक्रिया मतलब एडिशन अभिक्रिया। ठीक है ना, निकल उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्या बन रहा है हमारा, एक दो हाइड्रोजन जो है क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, वो एथेन बन रहा है, एथेन। तो आपको इस समझ में आ रहा होगा कि यह कौन सा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखिए, C2H2, यह तो मैंने पहले ही बताया था C2H2 क्या होता है। पीछे के जो आपने देखा दहन वाला में उसमें बताया था C2H2 क्या है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, अगर गलत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करेक्ट करूँगा। सही रहेगा तो मेरे तरफ से थैंक यू, अप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, C2H2 जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है या निकल की उपस्थिति में क्या बनता है, मेरा एथेन बनता है। मतलब हाइड्रोजन का योग हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, वही बोल रहा है यहाँ पर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धातु उत्प्रेरक पैलेडियम प्लेटिनम निकेल की उपस्थिति में 473 से 573 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन जोड़कर क्या बनाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एथेन क्या है हमारा, एथेन एथेन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथेन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। C2H6 है ना, तो C2 सिंगल बॉन्ड, और इधर हमारा 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन इधर हो गया, और इधर तीन हाइड्रोजन हो गया हमारा, और इधर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ इन तीनों पर मैं इन तीनों पर एक एक हाइड्रोजन लगा दूंगा, और इन तीनों पर एक एक हाइड्रोजन लगा दूंगा। कितना हाइड्रोजन हो गया, 6, और 2 हमारा कार्बन हो गया, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड जब लगता है, सिंगल बंधन लगता है, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे द्विबंध या त्रिबंध लगता है तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं हम? उत्प्रेरक हम उसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी अभिक्रिया में की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन वे स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है ना, सॉरी, अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उत्प्रेरक जो है ऊपर ऊपर काम करता है, वो मतलब यह पूर्ण रूप से मतलब उस अभिक्रिया में नहीं भाग लेता है, वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या घटाता है। कोई कोई जो उत्प्रेरक होता है वह अभिक्रिया को तेज कर देता है, बहुत जल्दी फास्ट कर देता है, और कोई कोई उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया अभिक्रिया को बहुत कम कर देता है, स्लो कर देता है। अभिक्रिया को बढ़ाना हो या घटाना हो तो किसका यूज करते हैं, हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अंत में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक खुद खुद परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। मैंने बताया था ना, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, यहाँ पर हमारा अभिक्रिया में हमारा भाग ले रहा है यह दोनों, केवल ये दोनों ले रहा है। और निकेल जो है हमारा, ये जो निकेल आप देख रहे हो निकेल, वो क्या काम कर रहा है, वह अभिक्रिया को, अभिक्रिया के जो रिएक्शन है उसको क्या कर बढ़ा, तेजी करने में काम कर रहा है, तेज मतलब जल्दी जल्दी अभिक्रिया करने की कोशिश कर रहा है। या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो बढ़ाने और घटाने दोनों के केस में हम किसका यूज करते हैं, उत्प्रेरक का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, किसी यौगिक की हाइड्रोजन के साथ संकलन अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।
इस अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का संकलन करा, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। यहाँ देखिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया साधारणतः द्विआबंध युक्त लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, और जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, जो कमरे के ताप पर ठोस या अर्ध ठोस होती है। यह सब थ्योरी है, इसमें ज्यादा समझाने वाला चीज नहीं है। मक्खन और देसी घी की संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और खाना बनाने वाले तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मक्खन और देसी घी जो होता है वो कैसा होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और खाना बनाने वाला जो तेल होता है, तेल, वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मक्खन वाले परखनली में ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग समाप्त नहीं होता, और खाद्य तेल वाले परखनली में ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग समाप्त होता है। ठीक है, क्योंकि मक्खन वाले में क्या है? मक्खन वाले में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और खाना बनाने वाला तेल में क्या होता है? होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसका लाल भूरा रंग जो होता है समाप्त हो जाता है, और इसमें नहीं होता है, मक्खन वाले में नहीं होता है। अब देखिए हमारा चौथा क्या है? चौथा हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। मतलब किसी एक यौगिक है, उस पे कोई और आके बैठ गया, एक यौगिक है, उस पे आके कोई और आके चिपक गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिपक गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन, नाम से ही आपको सब समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब एक जगह पर आके चिपक गया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम कम क्रियाशील होता है, ये तो मैंने पहले बताया था। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए CH4 हमारा क्या है? मेथेन। मैंने बता दिया यहाँ पर, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अगली बार से, क्योंकि आपको खुद से आना चाहिए। अब यह क्या हमारा? मेथेन। क्यों? एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो कार्बन की संख्या से दुगुना से 2 ज्यादा है, दुगुना से 2 ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन, तो वह क्या होगा? वह होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन करने का मतलब एल्केन होता है। तो एल्केन है, एल्केन कौन सा है? मेथेन। एल्केन समूह में एल्केन समूह का पहला सदस्य है। एल्केन समूह का पहला सदस्य क्या होता है? मेथेन। क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, 1 कार्बन की संख्या है, तो मेथ होगा, तो मेथ में एन जोड़ दिया, क्या होगा? मेथेन। मेथेन जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इससे एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लोरीन खुद आके जगह ले लिया, और यहाँ पर हमारा यहाँ निकल गया HCl गैस। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब फिर से इस क्लोरोमेथेन में जब क्लोरीन से रिएक्शन किया, इसमें क्लोरोमेथेन में फिर से क्लोरीन से रिएक्शन किया, तो फिर से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, एक हाइड्रोजन को फिर से निकाल के क्या बना दिया? CH2। पहले CH3 था, अब CH2 हो गया, तो CH2Cl2 बन गया, फिर से एक HCl गैस निकल गया। यह हमारा हो गया क्या? मेथिलीन हाइक्लोराइड, सॉरी डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए फिर मेथिलीन डाइक्लोराइड, इसको हम फिर से क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन कम जाएगा, तो इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, CaCl3। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र लिखिए, क्या होता है? CaCl3। ठीक है, अब देखिए फिर क्लोरोफॉर्म में हम फिर से क्लोरीन का रिएक्शन कराएं, क्या बन गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, CCl4, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया बाहर। क्लियर है? क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कमेंट कीजिए। मैंने बहुत बार बोल दिया कमेंट करने के लिए ना, हम बोर हो, छोड़ो जाने दो। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, जैसे कोई मैंने पूछा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी के बेकार की चीजें कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम है कमेंट कमेंट बोलना, आपका काम है पढ़ते रहिए, अच्छे से मार्क्स मार्क्स लाइए। बस मुझे एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइबर चाहिए आपसे, इतना तो आप कर सकते हैं ना मेरे लिए। ठीक है, तो
आगे के लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इथेनॉल के गुणधर्म पर एक इसको देख लीजिए। किसी यौगिक का क्लोरीन के साथ अपक्रिया क्लोरीनेशन कहलाता है, और हैलोजन परिवार के साथ अपक्रिया हैलोजनीकरण कहलाता है। तो यह दोनों आप याद रखिएगा। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्लोरीनेशन, और हैलोजन के साथ अपक्रिया करेगा तो हैलोजनीकरण। ठीक है, इन दोनों को आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम यहाँ से देखेंगे इथेनॉल के गुणधर्म क्या होते हैं। इथेनॉल के बारे में अगर आपने अच्छा से पढ़ रखा है पीछे के लेक्चर में, तो अब उसके गुणधर्म के बारे में हम देखेंगे आगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।